गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट चली थी फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स, और उसमें हम पढ़े थे जीरो, फर्स्ट और सेकंड थर्ड ये ऑर्डर है ना, इन रिएक्शंस की डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने जीरो ऑर्डर की कर ली थी, फर्स्ट ऑर्डर कर ली थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स बनते थे वो किए थे, और इंटरवल इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बनती है, यानी दो अलग अलग टेम्परेचर पे, सॉरी दो अलग अलग टाइम पे प्रोडक्ट की अलग अलग मात्रा बनती है वहाँ पे, उसके लिए हम रेट वगैरह एक इंटरवल इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से लेते हैं, वो भी हमने इससे पहले वाली क्लास में कर लिया। आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स और इसकी डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से है, इनके ग्राफ किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं, ये हम करेंगे आज क्लास में। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन इनकी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती कौन सी है। तो जैसे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन होती है वैसे ही डेफिनेशन इसकी रहेगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था कि वे रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर पे डिपेंड करता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। सेकंड, वे रिएक्शन जिनका रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है, प्रथम घातांक पर निर्भर करता है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे थे। और ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन में मिलते हैं, जैसे सेकंड नाम आ गया ना ऑर्डर में, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि वे रिएक्शन जिनका रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की सेकंड पावर पे डिपेंड करता है या क्रियाकारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक पे निर्भर करता है, उसे हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आगे समझ में? तो इसका मतलब है रेट लिखेंगे ना इस साइड में, तो रेट के साथ में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट, और यहाँ हम लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो उसकी पावर आपको 2 लगानी है, या तो पावर में 2 लगा देंगे या फिर दो रिएक्टेंट होंगे तो उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, तो 1 + 1 दोनों की पावर ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टू टाइप की होती है, एक तो वे जिनमें एक ही प्रकार के रिएक्टेंट होते हैं, और सेकेंड वे होती है जिनके अंदर दो प्रकार के रिएक्टेंट है वो होते हैं। एक ही रिएक्टेंट है तो उसकी सेकंड पावर पे डिपेंड करेगा रेट का, रिएक्शन का रेट, तब उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं तो उन दोनों की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा, तो उन दोनों की पावर को ऐड करेंगे तब भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए अपने पास, क्योंकि पावर का जो सम है वही किसके इक्वल होता है, n के इक्वल, और n ही क्या है यहाँ पे ऑर्डर होता है रिएक्शंस का। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि वे रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की सेकंड पावर पे डिपेंड करता है, या वे रिएक्शन जिनका रेट क्रियाकारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक पर निर्भर करता है, उन्हें हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दो प्रकार की होंगी। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन के बाद में लिखेंगे कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट तो वे रिएक्शंस होंगी जिनमें केवल एक ही प्रकार का रिएक्टेंट होता है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स क्या लेंगे, दो लेंगे तभी तो उसकी रेट में पावर क्या आएगी, 2 आएगी। इससे क्या बना लिया हमने, प्रोडक्ट बना लिया। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस कौन सी होती है, वे जिनमें अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं दो, और वो आपस में मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो करते हैं। दोनों के लिए पढ़ेंगे हम, इसके लिए भी पढ़ेंगे रेट और इसके लिए भी पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट टाइप वाली जो रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं और उनसे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, इस वाले के लिए क्या पढ़ेंगे हम, रेट पढ़ेंगे। तो हम अब यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसका रेट जो लो तो उसमें रेट को हम किस लिख रहे हैं, dx/dt से लिखेंगे। किसके समानुपाती होता है, तो हम लिखेंगे रिएक्टेंट की सेकेंड पावर के क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। अब यहाँ समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, dx/dt, रेट कांस्टेंट लगेगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसको हम K2 से लिखेंगे, और यहाँ पे वही रिएक्टेंट की पावर आ गई 2। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि T = 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन A है, प्रोडक्ट की क्या है, 0 है। उसके बाद कुछ टाइम रिएक्शन चली तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x बन गई, तो इसकी कितनी होगी, वहां पे इतनी कम होगी ना, जितना प्रोडक्ट बना है उतनी इसकी कम होगी।
क्योंकि रिएक्टेंट ही क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। जितना प्रोडक्ट बनेगा टी टाइम पे उतनी ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उतनी कम हो जाएगी, तो ए माइनस अक्ष कर देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ही जगह, क्योंकि टी टाइम पे देख रहे हैं ना हम, तो एक ही जगह क्या लिखेंगे, ए माइनस अक्ष लिख दें, तो यहाँ हम लिखेंगे dx अपॉन में dt इज इक्वल टू के टू ए माइनस अक्ष की स्क्वायर। और ये वाली जो रिएक्शन है जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ये इक्वेशन, ये जो फर्स्ट टाइप की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो भी इस प्रकार के फर्स्ट टाइप की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 1 क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। अब हमें क्या करना है, अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताती क्या है, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो रेट पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इफेक्ट को बताती है। अब इक्वेशन नंबर 1 से क्लियर हो रहा है कि रिएक्शन का जो रेट है dx अपॉन dt वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की सेकेंड पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन का रेट भी उतना ज्यादा होगा, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है वैसे वैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज होता जा रहा है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रिएक्शन का रेट है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो रिएक्शन के रेट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इफेक्ट को बताती है। और इस रिएक्शन नंबर 1 से क्लियर हो रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और रेट के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो कंसंट्रेशन कम होगी टाइम के साथ साथ, वैसे वैसे रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज या कम होता जाता है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करना है, तो क्या करेंगे, a माइनस अक्ष की स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ ये k2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के भाग में लिखी जाएगी, और dt को उठा के इस साइड ले जाएंगे, dt यहाँ डिवीजन में, तो यहाँ आगे होगी इसमें लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dx अपॉन में a माइनस अक्ष की स्क्वायर इज इक्वल टू k2 dt। इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपकी 2 नंबर इक्वेशन बन गई। सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज किया है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले गए, dt को यहाँ से यहाँ लगे, इक्वेशन नंबर 2 है वो बन गई। नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। 2 नंबर जो सेकेंड नंबर इक्वेशन है उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन इस प्रकार से करेंगे हम, dx अपॉन में a माइनस अक्ष की स्क्वायर, इस साइड में अब ये तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है इसलिए इसे इंटीग्रेशन वाले साइन से हम क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो इसमें है क्या, तो इसमें होता ये है कि विदाउट लिमिट करें ना, जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेशन किया था, यहाँ आने के बाद में इस इक्वेशन को रीअरेंज करके सभी में ऐसे किया था हमने। तो इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट किया था, कोई लिमिट नहीं लिखी, और जब इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट करते हैं तो साथ में क्या आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे लिखा जाता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम शुरू से सी मानते आ रहे हैं, इसको इस साइड सोल्व करेंगे तो ये तो आएगा 1 अपॉन में a माइनस अक्ष, और इस साइड से आएगा ये k2, तो डायरेक्ट ऐसे ही इसका समाकलन करते तो इंटीग्रेशन करने में t आता है प्लस में c। इक्वेशन नंबर हो गई अपनी 3, और इक्वेशन नंबर 3 में ये जो c आया है उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी समाकलन स्थिरांक। आगे समझे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे अक्ष इज इक्वल टू क्या है, 0 है। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी t इज इक्वल टू 0 पे, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बनी नहीं थी। यहाँ अक्ष क्या माने, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन माने, तो t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट बना ही नहीं था क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी 0। तो इक्वेशन नंबर 3 में अपने क्या चेंज करना है, तो देखें इक्वेशन नंबर 3 में हम लिखेंगे कि वहन कंडीशन लगाएंगे इसके ऊपर कि जब t इज इक्वल टू 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो प्रोडक्ट भी नहीं बना था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0। अब इन दोनों कंडीशन को जो t इज इक्वल टू 0 पर अक्ष इज इक्वल टू 0 आया है उसको इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखते ही क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1 अपॉन में a,
क्योंकि -0 लिखेंगे, अक्ष के 0 लिखेंगे, a -0 कुछ नहीं बना, a 1 में a ही रहना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बनेगा, t रखेंगे, सॉरी t की जगह 0 रखेंगे, प्लस में क्या आएगा c आएगा, तो यहाँ पे बनेगा 1/a इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 ही हो गया, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या बचेगा c, तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1/a के इक्वल है वो आ जाती है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्या रहेगा, 1/a के इक्वल आएगी। अब इस इक्वेशन को c की ये जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे रखेंगे, इस साइड लिखते हैं इसको, आगे का नेक्स्ट है वो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, c की ये जो वैल्यू आई ना 1/a, इक्वेशन नंबर 4 लिख देंगे, इससे हम उठा के इक्वेशन नंबर 3 में c की जो लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। देखें इस साइड तो सेम यही रहना, कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से लिखा जाएगा 1 में a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 के साथ में t प्लस में 1/a, कितना आ जाएगा, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 5। अब इस 1/a को उठा के हम बराबर से इस साइड ले जाते हैं, देखा हमने इसको k2t को लिखते हैं, तो फिर आप एक देखते हैं 1 में a माइनस एक्स, ये यहाँ प्लस का है 1/a, इस साइड जाए तो माइनस का 1/a इज इक्वल टू k2t। अब इस इक्वेशन में चेंज करते हैं, k2t को यहाँ लिख दें, इस पूरी को यहाँ लिख दें, कोई साइन वगैरह चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया, k2t के इक्वल में ये है, तो k2t को यहाँ लिख दिया और इसको हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देखें, इसकी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, लिख लिया होगा आपने, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, तो देखें क्या बनेगा, वहां से k2t इज इक्वल टू 1 में a माइनस एक्स माइनस में 1 में a। देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस साइड तो k2t का यही रहेगा, इस साइड इस पूरे का हम सोल्व करें, एलएस लेंगे, a माइनस एक्स आ गया, ठीक है, एलएस ले लें इसका। अब यहाँ पे क्या है, इससे ये कट गया तो यहाँ क्या बच गया a, तो a लिख देंगे, माइनस में a से a कट गया तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस एक्स, प्लस से ये कुछ नहीं लगा इसका मतलब, तो प्लस a से माइनस से कैंसिल, ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का अक्ष है यहाँ पे बचेगा, माइनस का अक्ष बोले तो ये क्या लिखा जाएगा, अक्ष के फॉर्म में यहाँ पे बोला जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में, यहाँ तक का हो गया सोल्व। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे k2t इज इक्वल टू अक्ष अपॉन में a माइनस अक्ष है, ये से हम लिख देंगे। अब यदि t को उठा के इस साइड ले जाएं तो यहाँ t मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, भाग में लिखेगा k 1 में t और अक्ष अपॉन में a माइनस में अक्ष, ये वाली इक्वेशन आएगी अपनी लास्ट में। इक्वेशन नंबर 5 तक चल गए, तो यहाँ आ गई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 6 है, उसको हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के नाम से जाने, k2 चल रहा है ना या फिर, हाँ, तो इक्वेशन नंबर 2 है वो इंटीग्रेशन करने के बाद में लास्ट में इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में अपने को प्राप्त हुई है, इसलिए हम लिखेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 6 मिली है वो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 6 के लिए हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6 है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है उनके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो होती है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो रेट कांस्टेंट के ऊपर टाइम और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के इफेक्ट को बता रही है, तो इसमें देखो दोनों का इफेक्ट पड़ता है, रेट कांस्टेंट पे टाइम भी है इस वाले फॉर्मूले में और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी है, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो टाइम और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक होगी ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आ गया। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे इसमें सेकंड, फर्स्ट टाइप वालों का हो गया, इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उनमें रिएक्टेंट इनकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी आ गई और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो भी आ गई। अब हम सेकंड टाइप वाली करेंगे जिनमें एक रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स नहीं होगी, क्या होते हैं, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनके लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किस प्रकार से आएंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। यह था सिर्फ फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन थी जिसमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के क्या थे, दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। उसके बाद देखें सेकेंड टाइप की रिएक्शन है वो क्या थी,
सेकंड टाइप रिएक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड टाइप की रिएक्शंस को, जिसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, आपस में क्रिया करके वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो कर रहे थे। इस प्रकार से थे, A प्लस बी से प्रोडक्ट बन गया। तो इनमें दोनों की पावर, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की 1:1 पावर पे डिपेंड करेगा। तो एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि ए को देखेंगे तो बी को नहीं देखेंगे, तो ए की पावर 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बी देखेंगे तो ए नहीं देखेंगे तब भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दोनों एक साथ में कंबाइन है, इसलिए दोनों की पावर 1:1 है, ऐड करेंगे 2 आएगा, तब हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, dx अपॉन में dt, और वो रहेगा a की पावर 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, और b की पावर 1, इसके क्या रहेगा, समानुपाती। अब हम समानुपाती वाले साइन को हटाएंगे, क्योंकि यही तो लिखा जाएगा ना, दोनों की पावर 1:1 पे डिपेंड करेगा, 1 लिखने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा dx अपॉन में dt, और समानुपाती वाले साइन उठाएंगे तो लिखेगा रेट कांस्टेंट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसलिए लिखेंगे 2 और a, और ये आएगा यहाँ पे b की पावर 1। ठीक है, ये देगी इसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लिखेंगे कि जैसे कि t इज इक्वल टू 0 टाइम था, उस पर इसकी a इसकी b थी कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट बना ही नहीं था तो इसकी क्या थी, 0 थी। t इज इक्वल टू टी टाइम पे इस प्रोडक्ट की अक्स बन गई, अक्स बोले तो a में से भी अक्स बन गई, b में से भी अक्स बन गई, तो a की कितनी बचेगी, a माइनस अक्स, और b की कितनी बचेगी, b माइनस अक्स, यानी अक्स अक्स मिला करके पूरा अक्स। अब ये मत बोलना ये अक्स ये अक्स टू अक्स बना चाहिए, अक्स ही बनेगा, a में से अक्स और b में से अक्स, इतना इधर निकल गया। अब कितनी बचगी, a की a माइनस अक्स और b की क्या बचगी, b माइनस अक्स, वही वाली कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखनी है, तो ये क्या बनेगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू k2 a माइनस अक्स, और ये आ जाएगा b माइनस अक्स, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या कहलाती है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहलाती है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के नाम से इसे हम जानते हैं। किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, इस टाइप की रिएक्शन के लिए ये थर्ड रिएक्शन है वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहलाती है। और ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है वो रिएक्शन के रेट पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के इफेक्ट को बता रही है। अब देखिए रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, ये दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बता रहे हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होने पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ साथ में रिएक्शन का रेट है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाता है। आगे इतना समझ में। उसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद में वही था, इससे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को उठा करके हम इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ नीचे लिखे जाएंगे, dt को उठा के हम इस साइड ले जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज करने पे हमें मिलेगा कि dx अपॉन में a माइनस अक्ष, और यहाँ पे लिखा जाएगा b माइनस अक्ष, और इज इक्वल टू k2t, इक्वेशन नंबर बन गई 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन, पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को वापस से एक बार क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करने से हमें इस प्रकार की इक्वेशन वो मिलेगी, देखिए इस प्रकार की 1 अपॉन में a माइनस b, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, dx अपॉन में माइनस में dx अपॉन में a माइनस अक्ष, और प्लस में dx अपॉन में b माइनस अक्ष। इस प्रकार की इक्वेशन वो हमें मिल जाती है, इज इक्वल टू में k2t, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 1 को अपन इस प्रकार से सोल्व वो करेंगे। उसके बाद में अपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 आई है इसका इंटीग्रेशन करना है, ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 का यहाँ पे अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन या समाकलन करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से करेंगे इस इंटीग्रेशन, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, विदाउट लिमिट करेंगे तो साथ में क्या आएगा, समाकलन स्थिरांक है वो c यहाँ पे लिखा आ जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन वाला लिखते थे यहाँ पे
तो 1 में a माइनस बी, ए और बी तो कांस्टेंट है इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा, क्योंकि ए और बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है टी 0 टाइम पे, तो ये तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही यहाँ पे। इसको हम क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से लगाते हैं माइनस में dx अपॉन में a माइनस अक्ष प्लस में dx अपॉन में b माइनस अक्ष और इज इक्वल टू में k2 तो कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, इस प्रकार से होगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 में a माइनस अक्ष और यहाँ पे बनेगा ln a माइनस अक्ष और माइनस में ln b माइनस में अक्ष, ये लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ से बनना 1 में a माइनस अक्ष को ऊपर लिखे जाइए तो माइनस किस हो जाएगा प्लस में, यहाँ से बनेगा 1 में b माइनस अक्ष और b माइनस अक्ष को ऊपर लिखेंगे 1 वाली जगह तो ये प्लस और माइनस में चेंज हो जाएगा। ये आने के बाद में यहाँ बचेगा k2t प्लस में c, जहाँ पे c को हम बोलेंगे कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी ये कोई समाकलन स्थिरांक है। आगे समझ में, ये वाली इक्वेशन है यहाँ तक अपनी आ गई है। उसके बाद में हम t इक्वल टू 0 वही करेंगे यहाँ पे सेम टू सेम। इक्वेशन नंबर कौन सी वाले, इसको 6 नंबर इक्वेशन वाले, ये रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में चेंज जो करना है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। चेंज तो वही है, t इक्वल टू 0 रखेंगे, t इक्वल टू 0 पे अक्स इक्वल टू 0 है, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उस टाइम प्रोडक्ट है वो बना ही नहीं था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 6 पे कंडीशन लगाएंगे कि वह t इक्वल टू 0 देन अक्स इक्वल टू भी क्या था 0 था। इक्वेशन नंबर 6 में t इक्वल टू 0 और अक्स इक्वल टू क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे। देखें किस प्रकार से बनेगी इक्वेशन, यहाँ पे सॉरी a माइनस बी है ये वाला, तो 1 में a माइनस बी ब्रैकेट में ln a, क्योंकि x की 0 आ गया, और यहाँ माइनस में क्या आएगा ln b, क्योंकि यहाँ x भी क्या है 0 है, तो यहाँ ln a बचेगा, यहाँ ln b बचेगा, इज इक्वल टू k2 इंटू 0 प्लस में c। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया तो यहाँ क्या आएगा c इसके इक्वल आ गया, फिर इसको पूरा लिख देते हैं k2 इंटू 0 प्लस में c। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सिर्फ c बचेगा, उसी को यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ क्या बचेगा 1 में a माइनस बी। इसमें देखो ln a माइनस बी है तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं ln a अपॉन में b। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है ना ln a माइनस, यदि गुणा में होता है ना ln a गुणा में b, तब इसको किस में लिखते हैं हम ln a प्लस में ln b। लेकिन यदि यहाँ पे किसमें प्लस वाली चीज है वो मल्टीप्लाई में लिखी जाती है, माइनस वाली चीज भाग में लिखी जाती है, ln a अपॉन में b ये बन जाएगा। तो ये बन गई अपनी c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में। करना क्या है, यहाँ c की जगह है ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा करके रखनी है। देखिए क्या बनेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। 6 7 में करना क्या है कि 7 से c की वैल्यू को उठानी है और 6 में c की जगह रखनी है। तो क्या बनेगी इक्वेशन 1 में a माइनस बी, और यहाँ पे बनेगा ln a माइनस अक्ष माइनस में ln b माइनस अक्ष, और यहाँ पे आएगा k2t प्लस में 1 में a माइनस बी, और यहाँ पे आएगा ln, इसको साफ कर देगा होगी इक्वेशन, यहाँ पे लिखी जाएगी आपकी ln a बाई बी। ये वाली इक्वेशन यहाँ तक की मिल गई। आगे इसको और सोल्व करेंगे, यहाँ तक का बन गया अपना। उसके बाद में देखो इसको आगे और सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले पूरी टर्म को उठा के इस साइड ले जाएं, यहाँ सिर्फ k2t को छोड़े, तो हम क्या करते हैं k2t यहाँ लिख देते हैं, बाद में भी करना पड़ेगा। k2t इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले इसको लिखते हैं, ये माइनस में लिखी जाएगी क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है प्लस का है, इस साइड आएगी बराबर से इस साइड माइनस में लिखी जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 1 में a माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे हम ln, ये देखो ln a माइनस अक्ष माइनस में ln b माइनस अक्ष, तो इसको क्या करेंगे, इसको माने ln a ln b, तो इसके नीचे ये वाली टर्म लिखी जाएगी, तो ln कॉमन लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस अक्ष डिवाइडेड बाई b माइनस अक्ष। हो गया।
ये पूरी होगी। अब जो ये वाली टर्म है वो इस साइड जाएगी तो माइनस में लिखी जाएगी, तो माइनस में क्या आएगा यहाँ पे 1 में a माइनस बी, और यहाँ पे आएगा ln a/b। क्वेश्चन नंबर इसको हम 8 मान लेते हैं, और ये होगी इक्वेशन नंबर 9। इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 9 तक प्राप्त है वो हो गई। अब देखिए इसमें कॉमन वगैरह क्या आएगा, एक मिनट। उसके बाद में देखिए आगे क्या करेंगे इसमें। देखिए इसको हम लिखेंगे k2t इक्वल टू, इस वाले तो कोई मतलब ही नहीं है, इस वाले इक्वेशन तक कर दो। अब यही इक्वेशन आगे काम में आएगी। देखिए दोनों में 1 में a माइनस बी, 1 में a माइनस बी कॉमन है, तो कॉमन ही ले लेंगे इसको, 1 में a माइनस बी। ln ब्रैकेट खोल दें इसका, ln, ये देखो ये माइनस वाली चीज है, ये ln के बाद में ये, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये मान लें तो कॉमन आई क्या, तो ये और ये यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ln a माइनस अक्ष अपॉन में b माइनस अक्ष। ऐसे है तो इस पूरे को हम क्या माने, a माने, तो हम क्या बोलेंगे ln a, या a बाई b मान लेते हैं। और माइनस में क्या है ln c अपॉन में d है, इसको हम c और d मान रहे हैं। अब इसको लिखी तो कैसे लिखा जाएगा, ये वाला है वो इसके नीचे तो लिखा जाएगा, तो ये क्या बनेगा ln a अपॉन में b और अपॉन में c अपॉन में d। अब c अपॉन में d को हम ऊपर लिखें तो क्या लिखेंगे, इंटू में d अपॉन में c, उल्टा करके लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे बचने वाली दो चीजें बच गई हो ना, तो क्या होता है, ये तो जैसा एज इट इज लिखा जाएगा ln a अपॉन में b, इसको उल्टा करके लिखते हैं तो इसका b ऊपर आएगा, तो इसका d है वो ऊपर है और c नीचे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे साथ में b, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे e। ये बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा ln, इसको पूरे को सोल के दोनों का ln कॉमन, फिर a माइनस एक्स बी था, इंटू में यहाँ पे क्या आना था, b अपॉन में a आना था, तो इसको हमने यहीं पे लिख दिया b अपॉन में e। आगे इतना समझ में। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद t को उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो t यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड भाग में आएगा 1 अपॉन में t, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे a माइनस बी, चाहे इसको 1/t अलग से लिखो फिर 1/a माइनस बी लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे हम लिखेंगे ln b a माइनस अक्ष अपॉन में a b माइनस में अक्ष। इक्वेशन नंबर 10 बन गई। अब यदि हम ln की जगह क्या रख दें 2.303 लोग ये वाला रख दें इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा, ये अपनी बनेगी k2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t a माइनस में b, और यहाँ पे आएगा लोग b a माइनस अक्ष, और यहाँ पे आएगा a b माइनस अक्ष। ये वाली इक्वेशन नंबर बनी है अपनी 11 नंबर इक्वेशन। और इक्वेशन नंबर जो 11 है वो सेकंड ऑर्डर की वह रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्टेंट की डिफरेंट कंसंट्रेशन लिखी हुई हो, उस रिएक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 11 है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाती है। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो रेट कांस्टेंट पे टाइम और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इफेक्ट को बताती है। अब टाइम और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों ही लिखे हुए इस इक्वेशन में, इसका मतलब ये है कि इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो इस टाइप के होते हैं जिनमें दोनों रिएक्टेंट अलग अलग कंसंट्रेशन वाले होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों रिएक्टेंट, उनके रेट कांस्टेंट पे टाइम और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों का इफेक्ट है वो पड़ता है। ये थे आपके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अपने को पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, जिसमें हम ग्राफ बनाएंगे। इन ये जो अपनी इक्वेशन आई ना इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। टी हाफ लाइफ क्या है, किस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनेगा वो देखेंगे, और उसके साथ में सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं वो पढ़ेंगे। ये तीनों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। आज के लिए इतना ही।